हेलो, वेलकम, नमस्कार। प्राइम टाइम देख रहे हैं बंसल न्यूज का आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और सबसे पहले खबरों में बात होगी मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बीजेपी बनाम कांग्रेस कार्यकाल की बहस छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी को चैलेंज दिया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि वो 15 महीने के अपने कार्यकाल का हिसाब देने को तैयार हैं। बीजेपी सरकार अपने 18 साल का हिसाब दे दे। आपको कहीं माफी नहीं मांगी। हमारा 15 महीने का कार्यकाल था, हम हिसाब देते। बीजेपी 18 साल का अपने कार्यकाल का हिसाब दी। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है, और पर इनकी गुमराह करने की, इनका ध्यान मोड़ने की इतनी काबिलियत है, ये कभी ये मुद्दा उठा देंगे, पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौजवान किसानों कई कई बातें करी थी। उसके बाद 2019 में पाकिस्तान राष्ट्रीयवाद, कैसे ध्यान मोड़ दिया सबका। तो चलिए, कैप्टन की भूमिका यही होती है, अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना। इधर दिग्विजय सिंह की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह का कार्यकर्ताओं को नसीहत देने वाला रतलाम का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। बीजेपी से अपने अंदाज में भुनाने में जुट गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो तंज कसते हुए कह दिया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का यह आखिरी चुनाव है। क्या वाकई ऐसा है और दिग्विजय सिंह की नसीहत में क्या कुछ छुपा हुआ है? जरा रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिग्विजय दिखे नाराज, कांग्रेस के लिए कही ये बात, अभी नहीं तो कभी नहीं। तंज कसने में बीजेपी भी पीछे नहीं। आखिरी चुनाव है 23 का, बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। दिग्विजय अपने कार्यकर्ताओं को किसी अभिभावक की तरह डांट रहे हैं। यह हक उन्होंने अपने दम पर हासिल किया है और शायद दिग्विजय इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि जब वो बोलते हैं तो सुर्खियां बन जाती हैं। अब रतलाम के इस वायरल वीडियो की ही बात कर लीजिए। वो कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, नहीं सुधरे तो 2023 में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कड्डापा जी उधर खड़े, ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। आखिरी चुनाव है 23 का, बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। वैसे बुरहानपुर का भी एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ वो इशारों ही इशारों में अरुण यादव को भावी मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं। साहब के लिए दुआ करें, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। जब दिग्विजय के 2 वीडियो वायरल हो जाएं और सियासत खामोश रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। खुद गृह मंत्री मोर्चा संभालते नजर आए। वो अपनी खुद की बात बता रहे थे, कमलनाथ जी की बता रहे थे। कांग्रेस की आड़ ले ली होगी, क्योंकि इसके बाद जो चुनाव आएगा 23 के बाद, वो तो जब तक वो 80 की उम्र पार कर गए होंगे, कमलनाथ जी 80 को पार कर गए होंगे, तो उनका तो ये आखिरी चुनाव है। कितना भी ये कर लें, कांग्रेस का कार्यकर्ता अब मान चुका है कि अब कांग्रेस कभी आने वाली मध्य प्रदेश में नहीं है। इतिहास ऐसा कहता है कि 15 साल जहां भी कांग्रेस सरकार से बाहर रही है, वहां फिर वापस नहीं आई है। अब सवाल यही है कि क्या वाकई कमलनाथ और दिग्विजय के लिए ये आखिरी चुनाव होगा? सवाल ये भी है कि आखिर दिग्विजय ने कार्यकर्ताओं को समझाइश क्यों दी? क्या 2018 की तरह इस बार भी दिग्विजय अब खुद ग्राउंड पर उतर गए हैं? आखिर दिग्विजय का इशारा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। और इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभी से चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी लगातार कोई न कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी कड़ी में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर बैठक आयोजित हुई है। पीसीसी चीफ के निवास पर पहली बार
45 प्रकोष्ठ और विभाग अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सदस्यता अभियान के साथ ही अगले 18 महीनों का एक्शन प्लान पूछा गया। दरअसल पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है और इसे लेकर लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। जो निश्चित रूप से कोई भी संगठन हो, अगर कोई पदाधिकारी काम नहीं करता तो उसकी जगह नए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। जब कोई प्रकोष्ठ काम करना शुरू करता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष काम करना शुरू करता है, तो उससे ज़्यादा लोग उसकी सक्रियता के अनुसार ज़्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आज जो बैठक हुई है उससे नए ऊर्जा का संचार हुआ इन सभी प्रकोष्ठ और विभाग के अध्यक्षों में, और वो आगे आने वाले समय में बहुत जोर शोर से काम करेंगे। जिला स्तर पर जाकर, ब्लॉक स्तर तक जाकर और पोलिंग बूथ स्तर तक जाकर अपने जो विभाग और प्रकोष्ठ हैं उनको बढ़ाएंगे वो। हाँ, डिजिटल सदस्यता के उसके बारे में भी जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी सारी बातें रखी है और उन्होंने चिन्हित भी किया है कि कौन सी विधानसभा में हम हारे हैं उसको रेड कलर से, जिसमें हम जीते हैं ग्रीन कलर से। वो सारी चीज़ें उन्होंने विस्तार पूर्वक की है। जो पदाधिकारी शिथिल हैं, कामकाज नहीं कर रहे हैं, उनको समझाइश भी दी है। उन्होंने समझाइश दी और बड़े दृढ़ता के साथ में माननीय कमलनाथ जी ने उनसे कहा है कि जो काम नहीं करेगा वो उस पद पे नहीं रहेगा। इसलिए सारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से को उन्होंने निर्देशित किया है कि वे दृढ़ता के साथ में काम करें और जो काम नहीं करना चाहता वो उस पद को छोड़ दे। चलिए, पार्टी के अंदर जोश जगाने की ये पूरी कवायद है। जरा आगे चलते हैं, बात मध्य प्रदेश की करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अभी थोड़े दूर हैं, लेकिन लगता है राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही कांग्रेस को अब भगवान का सहारा है। कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस धार्मिक आयोजनों के जरिए लोगों के बीच पैठ बढ़ाने में लग गई है। जरा ये रिपोर्ट भी देखिए आप। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी धर्म की राह चुन ली है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के शिव भक्ति अभियान के जवाब में कांग्रेस ने इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 3 में हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान की शुरुआत की है। 117 मोहल्लों में कांग्रेस के नेता पार्थिव शिवलिंग निर्माण और पूजन करेंगे। अभियान के पहले दिन कांग्रेस नेताओं ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर उनकी पूजा भी की। इंदौर के मध्य क्षेत्र क्रमांक विधानसभा 3 के सभी मोहल्लों में एक संकल्प लिया है कि हम भोलेनाथ जी की पार्थिव शिवलिंग निर्माण, साथ ही साथ में 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक का आयोजन करेंगे। और इसके पीछे विचार ये है कि हमारी माताएं बहनें सामान्यतः घर से नहीं निकल पाती है, तो क्यों ना हम उनके मोहल्ले में जाकर, उनके घर के नज़दीक जाकर ये भगवान भोलेनाथ जी का कार्यक्रम करवाएं, जिससे उन्हें आसानी भी रहे और भगवान भोलेनाथ जी के प्रति जो उनका समर्पण भाव है उसको भी वो कहीं ना कहीं अपनी भक्ति के रूप में दिखा सके। वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी की माने तो विधायक आकाश विजयवर्गीय के शिव भक्ति और कांग्रेस के शिव भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शिव भक्ति के आधार पर पाखंड का काम कर रही है। कि आकाश विजयवर्गीय जी का कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक था और भगवान महादेव के प्रति आकाश विजयवर्गीय जी की स्वाभाविक श्रद्धा है और वो राजनीतिक पाखंड के रूप में और प्रोपोगंडा के रूप में महादेव का पूजन नहीं करते हैं। पिंटू भाई चूंकि अब उनको विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में आगामी उम्मीदवारी का अंदाज़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ को भी एक राजनीतिक उपकरण की तरह उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। पर मुझे लगता है कि देवी देवताओं को पाखंड से और प्रोपोगंडा से बचाया जाना चाहिए। आकाश विजयवर्गीय जी के देव से महादेव और पिंटू जोशी जी के घर घर महादेव हर हर महादेव के अंदर बहुत बड़ा मूलभूत अंतर यही है। शायद कांग्रेस ये समझ गई है कि बीजेपी को पटकनी देनी है तो धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। यही वजह है कि कांग्रेस नेता धार्मिक आयोजन करा रहे हैं। अब देखना यह होगा भगवान शिव के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने में कितना कामयाब हो पाती है। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर। एक कहावत आपने सुनी होगी, एक म्यान दो तलवारें। एक मैदान और जीत का दावा ठोकने वाले दो पहलवान, एक इलाके का पहलवान तो दूसरा उस इलाके का जन नेता। जी हां, एक ही जगह दो नेता। अगर इनमें से कुछ भी हो तो एडजस्ट करना जरा मुश्किल हो जाता है और इन दिनों ग्वालियर में बीजेपी कुछ ऐसे ही हालातों से जूझ रही है। जरा खबर देखिए आप। सिंधिया को बीजेपी में शामिल हुए
1 साल से ऊपर हो चुका है। कहा जा रहा था कि सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी में इस कदर घुल मिल गए हैं जैसे दूध में शक्कर। लेकिन ये सिर्फ चर्चाओं में ही रहा। असल में जैसे जैसे समय बीत रहा है, दो दिग्गजों और उनके करीबियों की दूरी लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा दूरी ग्वालियर चंबल अंचल में दिखाई दे रही है। यहां कुछ समय से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया के आपसी तालमेल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिला जब दोनों नेताओं ने एक ही मंच साझा किया हो। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों नेता अपने कार्यक्रमों में एक दूसरे को आमंत्रित भी नहीं करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पार्टी के ही कुछ बड़े चेहरे गुटबाजी को नकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में न कोई गुटबाजी थी, न गुटबाजी है और न गुटबाजी आगे भी भविष्य में होगी, क्योंकि ये विचार परिवार है। विचारधारा वहाँ व्यक्ति विशेष की है, अन्य दलों में जहाँ सामूहिक विचारधारा से दल खड़ा किया है, इसलिए इस दल की बहुत जड़ें मजबूत हैं, न यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी भले ही इन खबरों का खंडन करे, लेकिन कांग्रेस इस पर खुलकर बोल रही है। कांग्रेस तो इस गुटबाजी में खुद के लिए 2023 के इलेक्शन में मौका भी देख रही है। जब से सिंधिया जी भाजपा में आए हैं, तब से नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो है, उनका व्यक्तित्व, उनका अस्तित्व दोनों दिन प्रतिदिन हाशिए पर जा रहा है। और चूंकि अब वो पुराने लीडर हैं, यहाँ के स्थापित लीडर हैं, बल्कि मैं कहूँगा असली लीडर हैं बीजेपी के, जो बाद में आए वो तो नकली लीडर हैं, तो उनकी जो फसल उगाई हुई है वो कैसे किसी दूसरे नेता को काट लेने देंगे। इधर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी के दो दिग्गजों के बीच वर्चस्व की जंग छिड़नी ही थी, और जैसे जैसे समय बीत रहा है, सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की ये जंग और तेज होती जा रही है। ये आशंका पहले से ही जाहिर की जा रही थी कि कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के अंचल के सबसे बड़े और दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थकों के बीच में तालमेल शायद ही हो पाए। हालांकि शुरू में ऐसा प्रदर्शित भी किया गया था, कार्यक्रमों में दोनों लोग इकट्ठे भी आए, लेकिन पहले से भी ये उम्मीद की जा रही थी कि दरारों पर कागज़ चिपकाने जैसा है, और आखिरी पे वही हुआ कि कागज़ फटने लगे और दरारें सामने नज़र आने लगी। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में वो सियासी जंग और तेज होगी जो फिलहाल शीत युद्ध की स्थिति में है, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इसे कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि कहा जाता है कि एक म्यान में तलवार एक ही रह सकती है, लेकिन सच ये भी है कि ये सियासत है। यहाँ म्यान, तलवार और मैदान सब कुछ बदल भी सकता है। प्रहलाद सिंह, बंसल में, ग्वालियर। जिसमें मास्टरमाइंड सफदर नागौरी सहित 6 आतंकी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक ली, जिसमें जेल की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही जेल के बाहर गश्त बढ़ाने की बात कही गई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हॉटलाइन की स्थापना की जाएगी जो सीधे नजदीकी थाने में कनेक्ट रहेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी चालू है। अंडा सेल के सामने वॉच टावर बनाया गया है। वॉकी टॉकी और तमाम तरह की सुविधाएं, जहां भी ऐसा लगता है कि इसे और मजबूत किया जाना चाहिए, वहां अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर भोपाल को निर्देश दिए गए हैं कि जेल विभाग जेल के अंदर की समीक्षा करेगा, पर जेल के बाहर बाउंड्री के पैराफेरी में भी भोपाल की पुलिस का गश्त, पुलिस की निगरानी, पुलिस की वाचिंग, वो भी जेल के बाहर बनी रहे। अंडा सेल जो है उसके लिए एक अलग से टावर भी बनाया गया है, जो कि वहाँ से निगरानी सीधे अंडा सेल की होगी। इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो है, फेंसिंग जो बाउंड्री है पूरी, उसकी इलेक्ट्रिक चालू कर दी गई है फेंसिंग की, उसको चेक कर लिया गया है। हाई मास्ट जितने लगे हुए थे वो सारे के सारे चालू अवस्था में हैं, रहे। 104 सीसी कैमरे सभी चालू अवस्था में हैं और रहें।
ये सारे प्रत्येक पहलू के आज हाई सिक्योरिटी बैठक में आज निर्देश दे दिए गए। बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बार फिर छत्तीसगढ़ मॉडल पर चर्चा बनी हुई है। वजह यह है कि प्रधानमंत्री की ओर से आवारा पशुओं को रोकने के लिए गोबर खरीदी जैसी योजना पर उत्तर प्रदेश में इसे शुरू करने की बात का कहना। अब मुख्यमंत्री ने इसे लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री ने जो फॉर्मूला बताया, उस पर अब यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक सियासत गर्मा गई है। गोबर खरीदी और आवारा पशुओं के व्यवस्थापन की बात यूपी चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, जिस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या इस कदर हावी है कि अब ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी इसे हल करने का दावा कर रही है। जाहिर है कि इस समस्या को हल करने का मतलब है किसानों का एक बड़ा वोट बैंक को अपने पक्ष में लाना। हालांकि मोदी के बयान के बाद कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर छत्तीसगढ़ मॉडल गुनगुनाने का आरोप मढ़ा है। इन सारे समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता हैं, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएं। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में है। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। छत्तीसगढ़ मॉडल को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य ने आवारा पशुओं के लिए गोठान और गोबर की खरीदी को सफलतापूर्वक लागू किया। अब इस आधार पर वो उत्तर प्रदेश में भी वोट मांग रही है। वहीं प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के हमलावर रुख को देखते हुए बीजेपी भी चुप नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर गिनती की सीटें मिलने की बात कही है। 3 और 4 सीट जीतने के बारे में लोग शर्त लगा रहे हैं, तो प्रियंका जी जब छत्तीसगढ़ मॉडल में लड़ेंगी और 3 सीट या 2 सीट जीतती हैं, तो ये अपने आप में एक मॉडल होगा। इस सियासी बयानबाजी और नोकझोंक के बीच उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल भी चुनावी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने गोठान और गोबर खरीदी जैसे प्रबंधन से किसानों को लुभाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि किसका मॉडल जनता पसंद करती है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, इस चुनाव में फॉर्मूले कई हैं, लेकिन क्या हर फॉर्मूला फिट बैठ पाएगा, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।